नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हमारी आज की कहानी है सबक। आज सुबह सुबह जब एहसास वृद्धाश्रम में हल्की हल्की धूप खिली तो वहां रहने वाले कुछ बुजुर्ग टहलने के लिए बाहर निकल आए। कुछ बुजुर्ग आकर बेंचों पर बैठ गए और अपने सुनहरे अतीत को याद करने लगे। इस सुकून भरे माहौल में अचानक हड़कंप मच गया जब कमरा नंबर 7 से एक केयरटेकर दौड़ता हुआ निकला। दौड़ते हुए वो मैनेजर आनंद प्रकाश के कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसे आनंद जी दिखाई दिए, जो अपने दैनिक राउंड पर निकले थे। उनके पास आकर वो हांफते हुए बोला, आनंद सर, जल्दी चलिए, शर्मा अंकल को। कहते कहते उसकी आवाज कांप रही थी। 40 वर्षीय मैनेजर आनंद प्रकाश, जो हर बुजुर्ग को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, उस कमरे की ओर दौड़ पड़े। अंदर का दृश्य कलेजा चीर देने वाला था। 80 साल के शर्मा जी बिस्तर पर लेटे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हों। आनंद ने कांपते हाथों से शर्मा जी के बेटे का नंबर मिलाया। फोन की घंटी बज रही थी, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो लोग अपनी ही दुनिया में मस्त थे, इस बात से बेखबर कि उनके पिता आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आनंद जी ने शर्मा जी के पास जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। अंकल जी, मैं हूं आनंद, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। शर्मा जी की मुंदी हुई आंखें धीरे से खुलीं। उनमें अब भी एक चमक बाकी थी। कमजोर आवाज में वो बोले, आनंद, मेरा राज आ रहा है क्या? इन शब्दों में जो उम्मीद थी, जो प्यार था, वो आनंद के दिल को चीरता चला गया। उन्होंने शर्मा जी का हाथ और कसकर पकड़ा। हां शर्मा जी, राज आ रहा है, बस थोड़ी देर में, आनंद जी ने झूठा सहारा देते हुए कहा। वो क्या करते? एक मरते हुए बाप से यह कैसे कहते कि उसका बेटा उसकी परवाह नहीं करता? शर्मा जी के चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान आई। मैं जानता था कि वो आएगा। वो अच्छा लड़का है मेरा राज। बस जरा व्यस्त रहता है। आनंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो देख रहे थे कि एक बाप अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे को अच्छा ही कह रहा था। अगले ही पल शर्मा जी की पकड़ ढीली पड़ गई। उनकी आंखें आसमान की तरफ टिक गईं और एक गहरी सांस के साथ वो शांत हो गए। आनंद की गोद में ही एक और बाप ने अपनी आखिरी सांस ली थी, अपने बेटे का इंतजार करते करते। उस पल आनंद को लगा कि उनकी छाती फट जाएगी। उन्होंने शर्मा जी के माथे पर हाथ फेरा और फूट फूट कर रो पड़े। रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। आश्रम के अन्य बुजुर्ग भी आकर अपने मित्र को अंतिम श्रद्धांजलि देने आए। इसके करीब 2 घंटे बाद एहसास वृद्धाश्रम के गेट पर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी। अभी कुछ घंटे पहले ही यहां से एक अर्थी उठी थी और अब शायद एक और कहानी अपना अंत लिखने आ रही थी। आनंद, जिनकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं, दरवाजे की तरफ देखने लगे। कार से एक नौजवान, रोहित, उतरा। उसके चेहरे पर एक अकड़ थी। उसने पीछे का दरवाजा खोला और एक बूढ़ी, सहमी हुई सी औरत को बाहर निकाला। वो उसकी मां थी, कमला जी। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। बेटा रोहित, तू तो कह रहा था कि किसी योग सेंटर ले जा रहा है जहां भजन कीर्तन होते हैं, योग प्राणायाम कराया जाता है, पर यहां तो, कमला जी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उनकी आवाज में एक मां की वो मासूमियत थी जो अपने बच्चे पर आंख बंद करके भरोसा करती है। रोहित ने अपनी मां की तरफ देखा भी नहीं, बस उनका हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। अरे मां, चलो तो सही, सब पता चल जाएगा। उसकी आवाज में इतनी बेरुखी थी जैसे वो अपनी मां से नहीं, किसी नौकर से बात कर रहा हो। आश्रम के अंदर घुसते ही कमला जी की नजर दीवारों पर लगी तस्वीरों पर पड़ी, जहां मुरझाए हुए चेहरों वाले बुजुर्ग बैठे थे। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने फिर से पूछा, बेटा, ये तो आश्रम लग रहा है, यहां तो सब बूढ़े लोग हैं। उनकी आवाज में एक सवाल से ज्यादा एक डर था, एक अनजाना डर कि कहीं उनका अपना ही खून उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा। और मेरी तुलसी, मैंने उसे आज सुबह पानी भी नहीं दिया, वो तो सूख जाएगी बेटा, कमला जी फिर बोली। रोहित अब छिड़ गया था। अरे मां, चुप हो जाओ, कितनी बातें करती हो तुम, उसने अपनी मां को झिड़का। कमला जी चुप हो गईं।
उनकी आंखों से 2 आंसू लुढ़क कर उनके झुर्रियों वाले गालों पर आ गए। आनंद, जो यह सब दूर से देख रहे थे, उनका दिल फट रहा था। वो उस मां का दर्द महसूस कर सकते थे जिसे उसका अपना ही बेटा बोझ समझ रहा था। वो उस बेटे की बेशर्मी देख रहे थे जो अपनी मां को एक पुरानी चीज की तरह यहां फेंकने आया था। उस एक पल में आनंद को लगा कि इंसानियत शायद सच में मर चुकी है। जैसे ही रोहित आश्रम के ऑफिस में पहुंचा, उसने अपनी मां का हाथ को एक झटके से छोड़ दिया। कमला जी लड़खड़ा गईं, पर गिरने से पहले उन्होंने दीवार का सहारा ले लिया। उनकी आंखें अब भी अपने बेटे के चेहरे पर टिकी थीं, इस आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद वो मजाक कर रहा है। तभी रोहित ने जेब से 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी निकालकर मेज पर फेंके और बोला, ये लीजिए, मेरी मां को यहां कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छा कमरा, सबसे अच्छा खाना, समझ गए? उसकी आवाज में घमंड था, लेकिन इंसानियत कोसों दूर थी। तभी मैनेजर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, माफ कीजिएगा, पर यहां पैसे लेकर काम नहीं किया जाता। अहसास एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। हम यहां रहने वाले बुजुर्गों की निशुल्क सेवा करते हैं। कृपया अपने ये पैसे उठा लीजिए। उनकी नजरें रोहित से हटकर उस बेबस, सहमी हुई बुजुर्ग मां पर थीं, जिसकी दुनिया बस कुछ ही पलों में लुटने वाली थी। अब कमला जी को एहसास होने लगा कि रोहित उन्हें हमेशा के लिए यहां लेकर आया है और छोड़कर वापस चला जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। वो दौड़कर रोहित के पैरों में गिर पड़ी। उनकी सादी का पल्लू जमीन पर बिखर गया। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से रोहित के पैर पकड़ ली और फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, नहीं, मुझ पर रहम कर। मुझे यहां मत छोड़। मैं तेरी बहू को कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारे कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगी। मैं बीमार पड़ूंगी तो भी कुछ नहीं कहूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोना दे दे। उनकी आवाज में जो दर्द था, जो बेबसी थी, उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाता। वो उस बेटे से भीख मांग रही थीं, जिसे उन्होंने 9 महीने अपनी कोख में पाला था, जिसकी एक आह पर वो रात रात भर जागती थीं। आनंद से अब रहा नहीं गया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर रोहित से कहा, भाई साहब, ऐसा पाप मत कीजिए। यह मां है आपकी, कोई बोझ नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी मां की इन आंखों में झांक कर देखिए। ढेर सारा प्यार दिखाई देगा आपको इन आंखों में। वो आपसे आपके घर का एक कोना मांग रही है, कोई जायदाद नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है तो कृपा करके इन्हें अपने साथ वापस ले जाइए। जब अपने ही छोड़ देते हैं तो बुजुर्ग अंदर से मर जाते हैं। यह सुनते ही रोहित का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। आनंद की सलाह उसे अपने अपमान की तरह लगी। उसने अपनी मां को एक झटके से खुद से दूर किया और आनंद से बोला, आपको नहीं पता कि घर में क्या होता है। जब देखो तब किसी न किसी बात पर टोका टाकी करती रहती है, खांसती रहती है। हम अपनी मर्जी मुताबिक जी भी नहीं सकते। मेरी पत्नी परेशान हो गई है इनसे। यह कहकर उसने अपनी रोती बिलखती मां की तरफ एक आखिरी बार नफरत से देखा और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। कमला जी चीखीं, बेटा, रुक जा, मत जा। पर उनकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। रोहित जा चुका था। कमला जी बाहर तक उसके पीछे पीछे गई, लेकिन वह तो तेजी से गेट से बाहर निकल चुका था। बूढ़ी मां बेचारी वहीं फर्श पर बेजान सी बैठ गई। वो बस उस बंद दरवाजे को देख रही थीं, जहां से उनका बेटा नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही जिंदगी बाहर निकल गई थी। रोहित गाड़ी में बैठकर तेजी से निकल गया, जैसे कोई अपराधी अपने गुनाह करके भाग रहा हो। उसके कानों में अभी भी अपनी मां की चीखें गूंज रही थीं, बेटा, रुक जा, मत जा। पर उसने गाड़ी का शीशा बंद कर लिया और संगीत तेज करके अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी शिखा दरवाजे पर खड़ी मिली। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो गया काम? उसने पूछा। रोहित ने सिर हिलाया। शिखा ने खुशी से ताली बजाई और बोली, चलो, बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार मुझे यह घर आज मेरा अपना लग रहा है। अब मैं जो चाहे वो करूंगी, जैसे मर्जी वैसे कपड़े पहनूंगी, जब मन करेगा तब सोकर उठूंगी। कोई टोकने वाला नहीं, कोई ज्ञान देने वाला नहीं। सुनो, क्यों ना आज रात एक पार्टी रखी जाए? अपने सारे दोस्तों को बुलाते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं। रोहित चुप रहा। उसे अपनी मां का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था, पर शिखा की खुशी और आने वाली
आजादी के ख्याल ने उस अपराध बोध को दबा दिया। उसने मन ही मन सोचा, जो किया ठीक किया, रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा ही है। उसी रात जब शहर के आसमान में सितारे चमक रहे थे, रोहित के घर में धूम धड़ाका मचा हुआ था। तेज संगीत की आवाज, दोस्तों के कहकहे और जाम टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। रोहित और शिखा दोनों शराब के नशे में धुत होकर अपने दोस्तों संग नाचने गाने में लगे थे। लेकिन उस वक्त अहसास वृद्धाश्रम के एक छोटे से कमरे में कमला जी बिस्तर पर सहमी सी बैठी थीं। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं, इस आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद उनका बेटा वापस आ जाए। आश्रम में रात के खाने का समय हो चुका था। एक केयरटेकर, सुनीता, उनके लिए थाली लेकर आई। थाली में रोटी, दाल और सब्जी थी, पर कमला जी ने थाली को छुआ तक नहीं। उनका गला इस कूदर रूंधा हुआ था कि पानी का एक घूंट भी नीचे उतरना मुमकिन नहीं था। सुनीता ने बहुत मिन्नतें की, पर कमला जी ने बस ना में सिर हिला दिया। केयरटेकर, सुनीता आनंद जी का इंतजार कर रही थी। वह जानती थी वह कैसे भी करके उन्हें खाना खिला देंगे। आनंद प्रकाश पूरे दिन के लिए उसने आश्रम में नहीं रहते थे। दिन में वो ऑफिस जाते थे, इसलिए वह केवल सुबह और शाम को बुजुर्गों का हालचाल लेने और उनसे मिलने आते थे। माँ जी, यह मैं क्या सुन रहा हूं, आपने खाना नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए। पर कमला जी ने फिर से ना में सिर हिला दिया। फिर आनंद जी उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, माँ जी, थोड़ा खा लीजिए, आप बीमार पड़ जाएंगी। कमला जी ने अपनी सूनी आंखों से आनंद की तरफ देखा और कहा, कैसे खाऊं बेटा, कुछ गले से नीचे कहां उतरता है। यह कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर आनंद जी ने उनके आंसू पोंछे और थोड़ा सा खाना खिलाया। कमला जी की हालत देखकर आनंद का दिल बहुत दुखी हुआ। उन्होंने केयरटेकर से कहा, सुनीता, माँ जी का ख्याल रखना, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ और आराम करने दो, देखना इन्हें कोई तकलीफ ना हो। कमला जी एक बेजान शरीर की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थीं। उनकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। कमरे में पहुंचकर सुनीता ने उन्हें बिस्तर पर बिठाया। कमला जी ने अपनी सूनी आंखों से सुनीता की तरफ देखा और कहा, बेटी, क्या मेरा बेटा सच में चला गया? क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगा? उनकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि सुनीता का दिल भी फट पड़ा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, वो जरूर आएंगे, शायद कोई मजबूरी होगी, सुनीता ने झूठा दिलासा देते हुए कहा, जबकि वो जानती थी कि ऐसे बेटे कभी वापस नहीं आते। उधर आनंद की आंखों के सामने बार बार कमला जी का रोता हुआ चेहरा और रोहित का घमंड से भरा चेहरा आ रहा था। सोचने लगे, कितनी स्वार्थी दुनिया है ये, जहां दौलत रिश्तों से बड़ी हो जाती है। अगली सुबह आनंद फिर से कमला जी के कमरे में गए। उन्होंने देखा कमला जी दीवार को घूर रही थीं, जैसे वो कोई पुरानी बातें याद कर रही हों। आनंद ने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, माँ जी, उठिए, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, देखिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय भी लेकर आया हूं। इस तरह अपनी तबीयत खराब करने से क्या फायदा? आप बीमार पड़ जाएंगी तो रोहित को कितना बुरा लगेगा। यह सुनकर कमला जी की सिसकियां और तेज हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उसे कुछ नहीं लगेगा। अगर लगता तो क्या वो अपनी मां को यहां छोड़कर जाता? मैं उसकी हर खुशी के लिए जी रही थी बेटा। जब वो छोटा था तो बुखार आने पर मैं रात रात भर उसके पास बैठी रहती थी। अपनी आंख में नींद नहीं आने देती थी ताकि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। ये कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। जब उसका एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे तो मैंने अपने सारे गहने बेच दिए, अपने पति की निशानी, अपने मंगलसूत्र तक को बेच दिया। पर एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि क्या मेरे पास कुछ बचा है या नहीं। बस यही सोचती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। कमला जी की आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। उसकी शादी पर उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने अपना घर तक बेच दिया था उसके कहने पर। सोचा था अब तो मेरा लाल सेटल हो गया, अब वो मेरा सहारा होगा। पर उनकी आवाज में इतनी टूटन थी कि आनंद का गला रुंध गया। आज सुबह जब मैंने आंख खोली तो एक पल के लिए भूल गई थी कि मैं कहां हूं। मैंने सोचा कि घर में रोहित के लिए चाय बनानी है, उसे मेरे हाथ की कड़क चाय पसंद है। पर फिर याद आया। कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। मैं यहां हूं, इस आश्रम में, अकेली। आनंद जी का कलेजा मुंह को आ गया।
उन्होंने कमला जी को एक बेटे की तरह गले से लगा लिया। माँ जी, आप अकेली नहीं हैं। मैं हूं ना आपके साथ। यहां सब हैं आपके साथ। कमला जी ने आनंद को अपने बेटे की तरह देखा। तुम तो सच में भले हो बेटा, पर तुम पराये हो। मैं अपने ही खून से यह उम्मीद कर रही थी कि वो मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ेगा। उनकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि आनंद के आंसू थम नहीं रह रहे थे। उस पल आनंद को लगा कि सबसे ज्यादा दर्द एक मां को तब होता है जब उसका अपना ही बच्चा उसे छोड़ देता है। वो कमला जी के पास बैठकर उनकी हर आह को महसूस कर रहे थे, उनके हर आंसू को गिन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि काश वो इस मां का दर्द किसी तरह कम कर पाते। कमला जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, बेटा, क्या तुम मेरे रोहित को समझाओगे? उसे कहना उसकी मां उसके बिना नहीं रह सकती। उसे कहना मैं अब उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। आनंद का गला भर आया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका और कहा, हाँ माँ जी, मैं जरूर जाऊंगा। मैं उसे समझाऊंगा, पर पहले आप नाश्ता कर लीजिए। आप खाना नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन कमला जी ना कुछ खाती ना पीती। बस आनंद जी के कहने पर 2 निवाले मुंह में डाल लेती। तीसरा निवाला वह मुंह तक जाने नहीं देती थी। वो बस एक तक उस दरवाजे को देखती रहती जहां से उनका बेटा गया था। उनकी हालत देखकर आनंद का दिल बैठ गया था। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर उस पत्थर दिल बेटे से बात करेंगे। शायद शायद उसके अंदर सोया हुआ इंसान जाग जाए। अगली सुबह आनंद अपनी गाड़ी से रोहित के घर के दरवाजे पर पहुंचे। खिड़की से झांकते हुए शिखा ने जब आनंद की बड़ी गाड़ी देखी तो उसने रोहित को आवाज लगाई, देखो तो कौन आया है गाड़ी में। रोहित ने भी खिड़की से देखकर मुंह बिगाड़ा। अरे, ये तो इस वृद्ध आश्रम का मैनेजर है जहां मैं मां को छोड़कर आया हूं। हैं? ये यहां क्या करने आया है? शिखा ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मालूम, शायद पैसे मांगने आया है। उस समय तो बहुत अकड़कर बोला था कि हम यहां मुफ्त में बुजुर्गों की सेवा करते हैं। आ ही गया अपनी औकात पर। दरवाजे की बेल बजी तो दरवाजा शिखा ने खोला। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, मैं एहसास वृद्धाश्रम का मैनेजर हूं। बस इतना कहने आया हूं कि कमला जी की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। वो बस रोहित रोहित रट रही हैं। आप दोनों एक बार चलकर उन्हें देख लीजिए। इतने में रोहित भी बाहर आ गया। आनंद को देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे मामलों में दखलंदाजी मत करो। वो हमारी मां हैं, हम जाने कि हमें उनके साथ क्या करना है। तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? शिखा ने तुरंत ताना मारा। मैंने कहा था ना रोहित, कोई संस्था बिना पैसे लिए काम कैसे करेगी? देखा आपने कितनी बड़ी गाड़ी में आए हैं ये मैनेजर साहब। बिना पैसे लिए ये सब कुछ खरीदा जाता है क्या? आनंद हैरान रह गए। नहीं भाई साहब, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस आपको यह समझाने आया था कि अपनी मां के साथ इस तरह का व्यवहार। आनंद की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रोहित जोर से चिल्लाया, चुप रहो। अपना यह फालतू का ज्ञान अपने पास रखो। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग हमें सिखाएंगे कि हमें अपने मां बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। निकल जाओ यहां से अभी इसी वक्त, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम पर ही केस कर दूंगा कि तुम हमें ब्लैकमेल करने और पैसे ऐंठने आए हो। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उन दोनों के चेहरों को देख रहे थे जहां इंसानियत, शर्म और संवेदना का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा था। रोहित गुस्से में अंदर गया और नोटों की एक और मोटी गड्डी लेकर आया। उसने वह गड्डी किसी फिल्मी विलन की तरह आनंद के मुंह पर फेंकी। नोट हवा में उड़कर जमीन पर बिखर गए। लो, यह लो पैसे, और अब दफा हो जाओ यहां से, और आज के बाद अपनी यह मनहूस शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। पर आनंद ने पैसे नहीं उठाए। वह शांत भाव से वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। रोहित गुस्से से लगभग कांप रहा था। उसने आनंद प्रकाश की शांत, अविचलित आंखों में देखा और उसका अहंकार और भी भड़क उठा। तुम्हारे पास बकवास करने के लिए बहुत समय होगा, पर मेरे पास नहीं है। वह अपनी छाती चौड़ी करके बोला, मैं ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस जैसी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर हूं। हम दिन रात मेहनत करके कमाते हैं। तुम्हारी तरह बुजुर्गों के नाम पर सहानुभूति बेचकर और भीख मांगकर पैसा खाने वाले लोग नहीं हैं हम। जो भी कमाता हूं, अपने दम पर कमाता हूं, समझा?
जैसे ही रोहित ने कंपनी का नाम लिया, आनंद प्रकाश के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, जो तुरंत एक गहरी, रहस्यमयी मुस्कान में बदल गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जिसे घमंड में चूर रोहित और शिखा समझ नहीं पाए। अब भी यहीं खड़े हो? जाओ यहां से, शिखा लगभग चीखी। लेकिन आनंद प्रकाश टस से मस नहीं हुए। उन्होंने उन दोनों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पास पड़े सोफे पर बैठ गए, जैसे वो उन्हीं का घर हो। उठो, हमारे सोफे से उठो, शिखा चिल्लाई। पर आनंद ने अनसुना कर दिया। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और उस पर कुछ टाइप करने लगे। उनकी उंगलियां कीपैड पर ऐसे चल रही थीं जैसे कोई राजा अपना फरमान लिख रहा हो। रोहित और शिखा हैरान थे कि इस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई। कुछ पल बाद आनंद ने फोन अपने कान से लगाया और एक बेहद शांत लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, "हां, मैंने अभी-अभी आपको एक ईमेल भेजी है। मुझे इस पर तत्काल एक्शन चाहिए।" "किससे बात कर रहे हो? और किस तरह का एक्शन ले सकते हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी? यह ड्रामा बंद करो और निकलो यहां से। 2 कौड़ी का आदमी मुझे अकड़ दिखाता है।" रोहित ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आनंद अपनी जगह पर अडिग रहे। उन्होंने फोन रखा और रोहित की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, "बस 5 मिनट।" घर में एक अजीब सी, तनावपूर्ण खामोशी छा गई। रोहित और शिखा गुस्से, हैरानी और थोड़ी सी उलझन के साथ आनंद को घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी का यह आत्मविश्वास आ कहां से रहा है। ठीक 5 मिनट बाद रोहित का फोन बजा। स्क्रीन पर अपने सीईओ मिस्टर कपूर का नाम देखकर वह थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने फोन उठाया। "यस सर।" दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसे सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और हाथ कांपने लगे। फोन स्पीकर पर था और सीईओ की चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर आनंद प्रकाश से इस तरह बात करने की? उन्हें तुम 2 कौड़ी का आदमी और ब्लैकमेलर कह रहे हो। तुम्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाला जाता है और कंपनी का यह घर अगले 24 घंटों में खाली कर देना।" फोन कट गया। रोहित जड़वत खड़ा था, उसके हाथ से मोबाइल छूटकर कालीन पर गिर गया। शिखा ने घबराकर पूछा, "क्या हुआ? किसका फोन था?" लेकिन रोहित की नजरें सोफे पर शांति से बैठे आनंद पर जमी थीं। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि खौफ था। वह लड़खड़ाते हुए आनंद की ओर बढ़ा और कांपती हुई आवाज में बोला, आप आप कौन हैं?" आनंद शांति से उठे। उनकी आंखों में अब वो दर्द नहीं, बल्कि एक तेज था। "मैं आनंद प्रकाश हूं, अहसास वृद्धाश्रम का सेवक, जिसे मैंने अपनी स्वर्गीय मां की याद में बनवाया था। और हां, मैं उस ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस का मेजर शेयर होल्डर भी हूं, जिसके दम पर तुम इतना घमंड दिखा रहे थे। मिस्टर कपूर को मैंने ही फोन किया था।" यह सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा तूफान था जिसने रोहित और शिखा के घमंड के साम्राज्य को एक पल में तहस नहस कर दिया था। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि उन्होंने किसी मामूली इंसान को नहीं, बल्कि अपनी ही किस्मत को ठोकर मारी थी। रोहित और शिखा की सांसें जैसे रुक सी गई थीं। जिस आदमी को वो कुछ देर पहले अपनी दौलत और पद की धौंस दिखा रहे थे, वो उन्हीं की कंपनी का मालिक निकला। यह हकीकत इतनी कड़वी थी कि उनके हलक सूख गए थे। शिखा, जो हमेशा अपनी तेज जुबान के लिए जानी जाती थी, आज उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो कांपते हुए सोफे के किनारे पर बैठ गई। वो अभी तक हैरान थी। रोहित की हालत और भी बदतर थी। वो लड़खड़ाते हुए आनंद प्रकाश के पैरों में गिर पड़ा। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ मिट्टी में मिल चुकी थी। सर, सर, मुझे माफ कर दीजिए। वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। मुझसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अंधा हो गया था। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूं। कहां से पालूंगा अपने बच्चों को? मैं अपनी मां को। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। आनंद प्रकाश ने नीचे झुके हुए रोहित की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। जब तुम्हारी मां तुम्हारे पैरों में गिरकर यही भीख मांग रही थी, तब तुम्हें उनका दर्द क्यों नहीं दिखा रोहित? जब वो कह रही थीं कि मुझे मेरे घर से मत निकालो, तब तुम्हारी इंसानियत कहां सो रही थी? आनंद का हर शब्द रोहित के दिल में एक कील की तरह चुभ रहा था। सर, मैं अपनी मां को अभी वापस ले आता हूं।
मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। प्लीज मेरी नौकरी मुझे वापस दिला दीजिए। मेरा घर, हम सड़क पर आ जाएंगे सर। रोहित गिड़गिड़ा रहा था। आनंद ने एक ठंडी सांस भरी। नौकरी और घर तो शायद तुम्हें दोबारा मिल भी जाए रोहित, पर जो सम्मान, जो विश्वास तुमने अपनी मां की नजरों में खो दिया है, क्या वो कभी वापस मिलेगा? उन्होंने आगे कहा, तुमने अपनी मां को बोझ समझा था ना? आज से तुम उस बोझ के बिना जीने के लिए आजाद हो। जाओ और देखो कि मां के आशीर्वाद के बिना तुम्हारी दौलत तुम्हें कहां तक ले जाती है। आनंद प्रकाश ने मुड़कर शिखा की तरफ देखा, जो अब भी सिसकियां ले रही थी। और तुम, उन्होंने कहा, तुम्हें इस घर में शांति चाहिए थी ना? अब यहां बहुत शांति होगी। अब इस घर में कोई रोकने टोकने वाला तो क्या, कोई बात करने वाला भी नहीं रह जाएगा। ये घर पूरे तरीके से खाली हो जाएगा। अब शायद तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि जब किसी के सर से छत छीन ली जाती है, जब किसी को बेसहारा कर दिया जाता है, तो उसे कैसा महसूस होता है। वैसे तुमने अच्छा ही किया अपनी मां को खुद से अलग करके, आनंद ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तुम उस मां के आशीर्वाद के लायक भी नहीं हो। रही बात उनकी, तो आश्रम में रहने की उन्हें आज नहीं तो एक हफ्ते बाद सही आदत हो ही जाएगी। और मुझे यकीन है कि उसके बाद वो वहां बड़ी शांति और सुकून से जिएंगी, बिना किसी ताने और अपमान के। वह एक पल के लिए रुके और फिर उनकी आवाज और भी खतरनाक हो गई। लेकिन अब तुम्हें मैं ना तो शांति से जीने दूंगा, ना सुकून से। इसके बाद तुम मेरी कंपनी में तो क्या, किसी भी कंपनी में काम करने लायक नहीं बचोगे। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को इस तरह मिट्टी में मिला दूंगा कि कोई तुम्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा। यह कहकर आनंद प्रकाश बिना एक और शब्द कहे दरवाजे की ओर बढ़ गए। रोहित चीखता रहा, सर प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सर मेरी बात तो सुनिए। पर आनंद जी रुके नहीं। वो बिना समय गंवाए घर से बाहर निकल गए, पीछे छोड़ गए दो ऐसे इंसानों को जो अभी अभी आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे थे। बस फिर क्या था? आधा घंटा बड़ी मुश्किल से बीता होगा कि रोहित की कार अहसास वृद्धाश्रम के गेट पर धूल उड़ाती हुई रुकी। रोहित और शिखा भागते हुए अंदर आए। उनके चेहरों पर घबराहट और पछतावे के भाव दिख रहे थे। कमला जी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थीं, बाहर देख रही थीं। जैसे ही उन्होंने रोहित को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा मुझे लेने जरूर आएगा। कमला जी की आवाज में खुशी और गर्व दोनों था। तेरा शुक्र है मालिक। यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कमला जी का कमरा नंबर पूछकर रोहित तेजी से दौड़कर कमरे में आया। शिखा भी उतनी ही फुर्ती से उसके पीछे पीछे आ रही थी। अंदर आते ही रोहित अपनी मां के पैरों में गिर गया। उसके आंसू मां के पैरों को भिगो रहे थे। मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मैंने तुम्हारे साथ। उसकी आवाज रुंध गई। कमला जी ने अपने कांपते हाथों से रोहित का सिर उठाया। अरे पगले, मां कभी अपने बच्चे को बुरा नहीं समझती। तू आ गया ना, बस यही काफी है। उन्होंने रोहित और शिखा दोनों को गले से लगा लिया। तभी आनंद प्रकाश वहां आए। रोहित और शिखा तुरंत उनके पैरों में गिर पड़े। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम अपनी मां का पूरा ख्याल रखेंगे। वो हमारी देवी हैं। प्लीज सर, हमें एक मौका दीजिए। आनंद प्रकाश ने कठोर आवाज में कहा, मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। एक बार धोखा दे चुके हो। कमला जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आनंद, इन्हें माफ कर दो। ये मेरे बच्चे हैं। गलती हर इंसान से होती है। इनके दिल में अब पछतावा है। आनंद प्रकाश ने कमला जी की खुशी भरी आंखों में देखा। वो समझ गए कि एक मां का प्यार अपने बच्चों के लिए हमेशा अमर होता है। उन्होंने गहरी सांस भरी। ठीक है, उन्होंने सख्त आवाज में कहा, सिर्फ कमला जी की खुशी के लिए मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका देता हूं। लेकिन सुन लो। उनकी आंखें आग की तरह तप रही थीं। अगर भविष्य में कमला जी को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंची, अगर उनकी आंखों में एक भी आंसू आया, तो मैं तुम लोगों को इस दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ूंगा। समझे? रोहित और शिखा ने सिर हिलाकर हामी भरी और सच्चे दिल से वादा किया कि वो अपनी मां को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखेंगे। दोस्तों, मां बाप धरती पर ईश्वर का वह रूप है जिनका कर्ज हम 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकते। जो इनका सम्मान करता है, जिंदगी उसका सम्मान करती है।
और जो इन्हें छोड़ता है किस्मत उसे भी अकेला छोड़ देती है। मां सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वो नींव होती है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। और रोहित और शिखा अपनी नासमझी में उस नींव को ही डायनामाइट लगाकर उड़ाने चले थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और एक मां को उसका खोया हुआ संसार वापस मिल गया। पर दुनिया में हजारों कमलाजी आज भी एहसास जैसे वृद्धाश्रमों में अपने रोहित का इंतजार कर रही हैं, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन आश्रम का दरवाजा खुलेगा और उनका बेटा उन्हें घर ले जाने आएगा। तो दोस्तों, अंत में आनंद जी ने जो कदम उठाया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।